हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री की आज की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, वो है कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स। कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और साथ में मेन हम बात करें कुछ टॉपिक्स हैं तो वो है हमारे पास सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। लगभग हम बात करें तो सभी में, केमिकल काइनेटिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स। चलिए, क्या होती हैं कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स? तो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स कॉन्सन्ट्रेशन को बताती हैं या फिर हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं सॉल्यूशन के बारे में। और ये बहुत सारी तरह की हैं, जो जनरली हम बात करेंगे 8 या 9 कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स की, जो हमारे लिए सफिशिएंट होंगी। और कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है, जिसमें एक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब ये किस तरह से होती हैं, चलिए बात करते हैं और समझते हैं इनको। एक है हमारे पास में ग्रुप ए एंड सेकंड है हमारे पास में ग्रुप बी। ठीक, ग्रुप ए में हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को रखा हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को रखा हुआ है। और ग्रुप बी में हमने रखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट किस तरह से डिटरमाइन होगा, किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास में, एक होता है मास और दूसरा होता है वॉल्यूम। क्या मैं आपसे कहूँ कि मास टेम्परेचर के साथ वेरी करता है? तो मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। जस्ट लाइक मेरा वज़न लीजिए, मान लीजिए मेरा वज़न 80 kg के समथिंग है। अगर मैं बाहर धूप में, मैं गर्मी में खड़ा हो जाऊँ तो मेरा मास 80 ही रहेगा। अगर मैं एसी के कमरे के अंदर बैठ जाऊँ तब भी मेरा 80 kg रहेगा मास। और मैं बहुत ज़्यादा ठंडे में या बहुत ज़्यादा गर्मी में खड़ा हो जाऊँ तब भी मेरा उतना ही रहेगा। तो क्या मेरे मास पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब मास जो है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करता है। लेकिन अगर मैं एक पानी की बात, मान लो मैं पानी की बात करता हूँ, एक बोतल के अंदर पानी है या फिर कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए 1 लीटर लिक्विड है और इसको मैंने रख दिया अलग अलग टेम्परेचर पर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टेम्परेचर के साथ में उसका वॉल्यूम वेरी कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको कम टेम्परेचर पर रखूँगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा टेम्परेचर पर रखूँगा तो उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप ए में हमारी कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स हैं। फर्स्ट है W/W परसेंटेज, जिसे हम मास बाई मास भी कह देते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। सेकंड है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन के अंदर भी सिर्फ मास होता है। ठीक है ना, कहीं भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन सेकंड। थर्ड है हमारे पास में मोलालिटी स्मॉल m। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास में ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। बात करेंगे हम सबको एक एक करके। यहाँ हम बात करें 4, तो यहाँ है हमारे पास में W/V परसेंटेज, जिसे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में V/V परसेंटेज, जिसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 7th है हमारे पास में मोलारिटी, कैपिटल M। ठीक, 8th हमारे पास में है नॉर्मैलिटी, कैपिटल M। तो ये कुछ हमारे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और दूसरा है टेम्परेचर डिपेंडेंट। कई बार नीट के अंदर या अदर बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट।
ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पर भी वॉल्यूम इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगी। जहाँ पर भी सिर्फ मास रहेगा, देखिए इन पर कहीं पर भी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, और ये हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो कॉपी कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में W/W परसेंटेज, ठीक है, या जिसे हम मास भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन मास बाय मास का मतलब क्या है या किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि किसी मास सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसके अंदर। और एक जनरल लैंग्वेज के अंदर कहें तो हम तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक जनरल अपनी डेफिनेशन है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम जनरल अगर हम अच्छे समझने की कोशिश करें तो इसको 100 ग्राम के अंदर लेके चलें तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे इसके अंदर। अब बात करें W/W परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 100 ग्राम सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और इसको हम एक चीज़ कहें, समझने के लिए कहूँ तो मैं एक चीज़ कहूँ, एक लाइन कह देता हूँ मैं आपको, तो मान लीजिए 10% W/W परसेंटेज 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसका मीन क्या हुआ, सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करता है 10 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। अब हम बात करें एक क्वेश्चन के लिए, तो प्रॉब्लम है हमारी फाइंड द परसेंटेज W/W if 36 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। पॉज करके ट्राई करिए। चलिए देखते हैं परसेंटेज W/W अगर हमें फाइंड करना है इक्वल टू 36 ग्राम हमें दिया हुआ है सॉल्यूट का, जो कि ग्लूकोज है हमारे पास में, और अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो हमारे पास दिया हुआ है 200 × 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 18%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फाइंड द परसेंटेज W/W इफ 49 ग्राम, मैं इधर लिख देता हूँ, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए आप। चलिए बात करें अपन, तो परसेंटेज हम बात करें तो वेट ऑफ H2SO4 है हमारे पास 49 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास में, जो क्या जाएगा 1 डिवाइड करेंगे 6 तो 16.3 समथिंग कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइंड द परसेंटेज W/W इफ 35 ग्राम अमोनिया डिजॉल्व इन 70 ग्राम वाटर। ध्यान से कीजिए इसको। तो हमारे बाकी के क्वेश्चंस के अंदर
क्या दे रखा था हमने, सीधा सॉल्यूशन दिया हुआ था, सॉलिड दिया हुआ था, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिए हुए हैं और हमें परसेंटेज W/W फाइंड करना है। तो क्या करना है अपने को, 35 ग्राम डिवाइड बाय सॉल्यूशन मिलेगा हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलकर के, तो क्या होगा, हम दोनों के वेट को प्लस कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, तो 105 हो जाएगा, और 105 को अगर हम कट करें, यहाँ रख लेते हैं हम इसका 105, अगर ये 20 टाइम्स हो जाएगा, ये 21 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास में इस तरह से, ठीक है। 70 डिवाइड बाय 21 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा। तो कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारी, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी W/V परसेंटेज, जैसे हम मास बाय वॉल्यूम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर क्या था, ऊपर भी वेट था या मास था और नीचे भी मास था, लेकिन इस बार क्या है, ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है। इसका मतलब कि किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर कितना मास सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक। अगर हम इसे जनरली बोलें तो इसका मतलब होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसी वॉल्यूम के अंदर बात करें या फिर 100 ml लेकर चल रहे हैं, इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज W/V बनेगा हमारे पास में, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, ठीक है, ग्राम में लिया जाता है जनरली, वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम सीधा 100 ml भी कह देते हैं, 100 ml सॉल्यूशन, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब हम बात करें तो एक कुछ इस तरह से दिया हुआ है 49% सॉल्यूशन ऑफ CaCl2। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमको इससे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। ये सेंटेंस कहता है हमें कि 100 ml, ठीक है ना, परसेंटेज सॉल्यूशन के साथ में हमको सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 इसको लगा लीजिए, परसेंटेज के साथ यहाँ लगा लो W/, इसको यहाँ लिख देते हैं 49% W/V कह लीजिए, ठीक है। तब हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 49% W/V सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 का मतलब क्या हुआ, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 49 ग्राम CaCl2, ठीक है ना। ये हमारा एक्चुअल में ये कह रहा है। चलिए हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम के लिए। फाइंड द परसेंटेज W/V if 25 ग्राम CaCl2 dissolve in 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए बात करते हैं अपन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा दे रखा है 25 ग्राम डिवाइड बाय सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 150 ml दे रखा है और मल्टीप्लाई बाय 100, देन कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50/3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। फाइंड द वेट ऑफ सॉल्यूट in 35% W/V solution of NaCl in 700 ml solution। चलिए बात करते हैं। हमारे पास परसेंटेज W/V दिया हुआ है 35% इक्वल टू
वेट ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है तो इसको हम W मान लेते हैं, अपॉन हमें सॉल्यूशन दे रखा है 700 ml, ठीक, इसके अंदर 700 ml रख देते हैं हम सॉल्यूशन की जगह और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास में हो जाएगा W इक्वल टू 7 × 35, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो चलिए कॉपी कीजिए। तो आपको अब तक समझ में आया होगा। अब हमारा थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक। तो इसका मतलब क्या है समझिए, V/V का मतलब है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट के अमाउंट की बात हो रही है वो वॉल्यूम के अंदर हो रही है, ठीक है, और किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, अमाउंट के अंदर मैं लिख देता हूँ साथ में वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है, वेट की बात नहीं हो रही है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सीधी सी बात है कि 100 ml के अंदर कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का डिजॉल्व है, ये कह रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो परसेंटेज V/V बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 100 ml। सीधा कहें, चाहो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो आप, लेकिन अगर सीधा कहें तो 100 ml के अंदर सीधा है, क्या कहें 100 ml के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज V/V हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द V/V परसेंटेज इफ, ठीक है, इफ 34 ml अमोनिया डिजॉल्व इन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 126 ml डिजॉल्व इन 126 ml सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्वेंट दूंगा, तो ये फाइंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज V/V इफ, ठीक है, इफ 60 ml HCl dissolve in 220 ml वाटर, ठीक, फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द परसेंटेज V/V इफ 34 ml अमोनिया डिजॉल्व इन 126 ml सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए सीधा दे रखा है हमको, वॉल्यूम अमोनिया कितना दे रखा है 34 ml डिजॉल्व बाय डिवाइड बाय 126 ml, सॉल्यूशन सीधा दे रखा है हमें, तो 126 इंटू 100, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारे पास में लगभग, अगर हम इसको कट करें तो 2 से कट हो जाएगा, तो 6 3 और 1 7, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1700 डिवाइड बाय 63, तो ये परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास में। कैलकुलेट करेंगे तो इसको नेक्स्ट चलें, फाइंड द परसेंटेज V/V इफ 60 ml HCl डिजॉल्व इन 220 ml वाटर। ध्यान से, पहले हमें दे रखा था सॉल्यूशन, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है सॉल्वेंट, तो इस पर क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज V/V निकालने के लिए इक्वल टू 60 ml सॉल्यूट हो गया हमारे पास, HCl है, और नीचे हमें सॉल्यूशन यूज करना है, बट दिया क्या हुआ है हमें सॉल्वेंट, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 220
प्लस 60 इंटू 100, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 60 अपॉन 280 इंटू 100, तो कुछ इस तरह चला जाएगा। और कैलकुलेट कर लेंगे हम आगे चल के, तो लगभग ये 2 से कट जाएगा तो 14 और ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये 300 डिवाइड बाय 14 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन, ठीक है, 34 ml H2SO4 to make 80% VYV solution of H2SO4, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 34 ml H2SO4 टू मेक 80% VYV सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। चलिए बात करें अपन, हमें परसेंटेज वी दे रखा है, इसका मतलब है 80। ऊपर हमें कितना दे रखा है, सॉल्यूट का हमें अमाउंट दे रखा है कितना, 34 ml H2SO4 डिवाइड बाय, हमें वाटर का वॉल्यूम नहीं पता है, ठीक है। और सॉल्यूशन का हम बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे, 34 प्लस V मान लेते हैं, ठीक है। वाटर के वॉल्यूम को हम V मान करके चल लेते हैं, इनटू 100, कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, तो क्या करें, 80V प्लस 80 इंटू 34V इक्वल टू 3400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है, 30V। तो ये क्या करें अपन, V को फाइंड करने के लिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 80 इंटू 34, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 तिया 24, ये हो जाएगा 70 और 2, ठीक है, एंड 0। ये हो जाएगा हमारे पास में 80V प्लस 2720 इक्वल टू 3400। अगर हम आगे कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम आगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ले जाएं, V इसको उधर ले जाते हैं, तो 3400 माइनस 2720 हो जाएगा, ठीक है। अब 2720 को अगर हम माइनस करते हैं इसमें से, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, कर लेते हैं इसको हम कैलकुलेट। 0 0 10 में से 2 गए तो 8 एंड 14 में से 8 गए तो, ठीक है, 6 बन जाएंगे हमारे पास में, तो 680। तो 80V इक्वल टू 680 एंड V बराबर 680 डिवाइड बाय 80, ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज V/V हो गया हमारे पास में। कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। फोर्थ हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसे हम एक्स डिनोट भी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन हमारे पास में एक्चुअल में रेशो होता है, ठीक है, द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास में आ जाएंगे सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आ जाएगा हमारे पास में टोटल मोल्स, ठीक है। तो द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब है सॉल्यूट के मोल्स का टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के मोल्स का दोनों का रेशो हो जाएगा हमारे पास।
तो x मान लो अगर हम सॉलिड को x अब हम सॉलिड को a मानते हैं तो सॉल्वेंट को अगर हम b मान लेते हैं, ठीक है, तो सपोज, ठीक है, सॉल्यूट हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, सब्सटेंस a, ठीक है, और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे पास में सब्सटेंस b, ठीक। तो इसका मतलब है अगर हम x a निकालना चाहें तो एक्स ए इक्वल टू मोल्स ऑफ Na, ठीक है, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन के जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे, सब्सटेंस A और सब्सटेंस B के मोल्स के एडिशन के बराबर होंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास में एक्स बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या Nb एंड Na प्लस Nb, ठीक है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हमको पता है कि देखिए टोटल जो मोल होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। किसी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन निकालने तो वो हमेशा 1 से कम आएंगे, अगर वो प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल में हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए 1, ठीक है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इफ 36 ग्राम ग्लूकोज dissolve in, ठीक है, 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in solution if 49 gram H2SO4 dissolve in 18 ग्राम वाटर। चलिए, तो किया आपने। देखिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना होगा तो इस पर क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए 36 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व हो रखा है हमारे पास में, तो 36 मोल्स हमारे क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास या ग्राम वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, 180 अपॉन, अगर हम इसी का निकालना चाहें तो 180 प्लस वाटर के हैं हमारे पास में 9 ग्राम, तो इसका ग्राम वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स चला जाएगा, ये हमारे पास में 10 टाइम्स रह जाएगा, यहाँ पर भी यही हो जाएगा हमारे पास में 2/10, और ये हमारे पास में हो जाएगा 1/2, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो ये अगर हम 2/10 प्लस 1/2 करें तो ये लगभग कितना हो जाएगा हमारे पास में, 12 प्लस 5, ये 7/10 हो जाएगा, और वो हमारे पास में 2/10 रह जाएगा। और अपन कहें तो 10 ऊपर चला जाएगा और 10 से 10 कटेंगे तो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 2/7। अगर इसका 2/7 आया है तो उसका कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5/7 आ जाएगा, कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए आगे, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन इफ 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 18 ग्राम वाटर। तो चलिए, अच्छा इसके 2/7 हो गए, तो नेक्स्ट के कितने हो जाएंगे हमारे पास में, एक्स बी के लिख देते हैं हम यहाँ पर
7 कुछ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ निकालने वाले थे हम H2SO4 के, अगर हम A मान लेते हैं इसको, या H2SO4 भी कह सकते हो। ठीक है, तो XA निकालना है हमें, तो H2SO4 के मोल्स कितने हो जाएंगे 49 डिवाइड बाय 98 अपॉन 49 डिवाइड बाय 98 प्लस 18 डिवाइड बाय 18 ही हमारे पास में ग्राम वेट है और 18 ही हमारे पास में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 1/2 हो जाएगा इसका, तो और यहाँ पर ही हमारे पास में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ से 1/2 हो जाएगा, तो इसके पास हमारे पास में हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर से हो जाएगा 3/2, तो 3 रह जाएगा नीचे, 2 पर हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1/3 हो जाएगा। ये तो हमारे H2SO4 के मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर के कितने मोल्स हो जाएंगे हमारे पास में 2/3। ठीक है, देन अगर हम निकालना चाहें तो x भी बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2/3। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको यहाँ से नहीं निकालना हो सेकंड का तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक के मोल पता है तो दूसरे के मोल करने के लिए आपको 1 माइनस 1 के कर दीजिए, जिसके आपको मालूम हो उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में XB भी आ जाए। ठीक है, तो कॉपी कीजिए।